हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैस्केर की। अप्रैल 13, 1919। रॉलेट सत्याग्रह जो पंजाब में जो चल रही थी, पंजाब में जैसा कि आपने देखा था कि हमने पढ़ा था कि वायलेंस हुआ था एंड देयर वाज कियोस एंड डिसऑर्डर ऑल अराउंड। गांधी जी ने हालांकि रिक्वेस्ट सबसे ये की थी कि रॉलेट सत्याग्रह के चलते किसी को भी वायलेंस कहीं पर भी नहीं करना है, लेकिन पंजाब में हालत जो है वो बिगड़ गए थे। लोगों ने कई जगह पर वायलेंस करा था पंजाब के इलाकों में, ठीक है। तो पंजाब जो है, इट वॉज सफरिंग फ्रॉम द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सीवियर वॉर टाइम रिप्रेशन। अब ये वॉर टाइम रिप्रेशन क्या है, कौन से वॉर की बात हो रही है यहाँ पर? वर्ल्ड वॉर 1 की। फोर्सेबल तरीके से जो रिक्रूट करा गया था सोल्जर्स को पंजाब के इलाकों से आर्मी में काम करने के लिए, और डिसीजेस वगैरह जो पंजाब में जो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे, आप हेल्थ एपिडेमिक्स इसको कह सकते हो, जिसके लिए प्रशासन ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। उनको सिर्फ अपनी वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो से अपनी जेबें भरने से, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करने से मतलब था। तो पंजाब रिएक्टेड स्ट्रांगली ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह, और दो जगह ऐसी थी, अमृतसर और दूसरा लाहौर। यहां पर जो परिस्थितियां जो थी, द सिचुएशन बिकेम वेरी डेंजरस फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने कोशिश करी थी पंजाब जाने की, वहां पर लोगों को शांत करवाने की, लेकिन गवर्नमेंट डिपोर्टेड हिम टू बॉम्बे। गांधी जी जो है हमेशा मासेस के सपोर्ट में रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर, उनको रियलाइज करवाने के लिए कि देखो, सत्याग्रह एक नया टूल, एक नया वेपन है जो कि आज तक इंडिया में कभी प्रैक्टिस नहीं करा गया है। और गांधी जी ये भी जानते थे बहुत अच्छी तरीके से कि मासेस जो है वो एकदम से तो रेडी नहीं हो पाएंगे इस टूल को अपनाने के लिए। धीरे धीरे कर कर उनको ये हैबिट डलवानी पड़ेगी। लेकिन 90% उनका काम हो रहा था। 90% जो मासेस थे उनकी जो है कहना मान रहे थे, लेकिन किसी भी जगह पर अगर सिचुएशन जो है वो बिगड़ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी को फिर वो मूवमेंट रोकनी पड़ती थी, वो आंदोलन रोकना पड़ता था और मासेस को जो वो समझाना पड़ता था। सिमिलर प्रयास गांधी जी पंजाब में जाकर लोगों को शांत करवाने के लिए ये कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको बॉम्बे वापस भेज दिया, बॉम्बे भेज दिया। इवेंट्स इन पंजाब स्टार्टेड टेकिंग एन अगली टर्न। 9 अप्रैल 1919 की बात है। दो नेशनलिस्ट लीडर्स, जैसा कि हमने देखा भी था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन पर रॉलेट एक्ट की प्रोविजंस लगाई गई थी। तो दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स विदाउट एनी प्रोवोकेशन, एक्सेप्ट दैट दे हैड एड्रेस्ड प्रोटेस्ट मीटिंग्स। बस इन्होंने एक प्रोटेस्ट मीटिंग को एड्रेस करा था, इस बिहाफ पर सरकार ने, प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको अरेस्ट कर दिया और इनको एक अननोन लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पर जाकर रख दिया गया, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। आपको ये चीज़ पता ही थी, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो रॉलेट एक्ट था वो इतना बारबेरियन क्यों था। किसी को भी अरेस्ट करा जा सकता है विदाउट गिविंग एनी रीजन। वो पर्सन फिर जो है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकता या कोई रिड्रेसल नहीं पा सकता। सिर्फ शक की बुनियाद पर पर्सन जो है उसको अरेस्ट करा जा सकता है, हेबियस कॉर्पस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इंडियन एविडेंसेस एक्ट के चलते कोई भी एविडेंस भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह कि जिसको सरकार को अरेस्ट करना होगा, जिसको गुनहगार बनाना होगा, सरकार वो करके ही रहेगी। तो हुआ क्या? द अरेस्ट लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन द टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिसेस एंड द यूरोपियंस इंक्लूडिंग देयर women. Telegraph wires were cut. Eventually, the army had to be called in and Punjab was handed over to General Dyer. पंजाब की सिचुएशन को संभालने के लिए स्पेशली अमृतसर और लाहौर के पास जनरल डायर को डिप्लॉय करा गया। लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति थी जो पंजाब के अंदर, इट वॉज हैंडेड ओवर टू ब्रिगेडियर जनरल डायर।
अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिख रखा है ना शैनी, जो कल रात को आपने भेजा स्क्रीनशॉट, ये है ब्रिगेडियर जनरल डायर। और एक बार के लिए हम यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जानते हैं। देखो, कर्नल रेगिनेल्ड एल्बर्ट हैरी डायर, जैसा कि शाइनी ने हमें बताया था, ये जो जनरल डायर है, जो ब्रिगेडियर है, यही है ना वो शाइनी, वो पर्सन जिनका पूरा नाम यहां पर आ रहा है। हाँ ये ना, ठीक है। कर्नल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये जो है, इनको उधम सिंह ने नहीं मारा था। ये जो है, इनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ये उससे मरे थे 1927 में। मार्च 13, 1940 की बात है। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था एट अ मीटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड द रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी एट कैंटन हिल। तो ये आपने उधम सिंह के बारे में लिखे आए थे, 2 पॉइंट है ना। तो he was a political activist who got associated with Ghadar party while in the US. He considered General O. Dyer to be the actual perpetrator as he was the Lieutenant Governor of Punjab in 1919. अब यहां से समझते हैं। सिचुएशन जो हैंड ओवर करी गई पूरी की पूरी पंजाब की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर को करी गई, ठीक है। ये ओ डायर है, और ये जो ब्रिगेडियर है, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन जो है वो दी जा रही है, मतलब जो घेराबंदी करेगा अभी, वो यहां पर जैसा कि शैनी ने मेंशन करा है, वो है कर्नल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और जो पर्सन जो था उस टाइम पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, वो था ओ डायर, ठीक है। और ये था हैरी डायर। तो हम बात करते हैं इस दिन हुआ क्या। वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये याद रखना, 13 अप्रैल 1919। तो ही इशूड अ प्रोक्लेमेशन ऑन April 13, बैसाखी डे, forbidding people from leaving the city without a pass and from organizing demonstrations or processions or assembling in a group of more than 3। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में द फेटफुल डे ऑफ बैसाखी, पंजाबी न्यू ईयर मनाया जाता है इस दिन। लार्ज क्राउड गैदरिंग जो है जलियांवाला बाग मैस्कर में, वो है यहाँ पर उमड़ कर आई और पब्लिक मीटिंग अटेंड करने के लिए। पीसफुल मीटिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था, लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ वगैरह खिला रहे थे, ठीक है। तो मैनी ऑफ द विजिटर्स वर पीपल फ्रॉम द नेबरिंग टाउन्स हैविंग कम ओवर फॉर बैसाखी सेलिब्रेशन। बस बात यही थी, यहां पर इसने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बोला था लोगों को, जैसा कि आप देख रहे हो, कोई भी अपने अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जाएगा विदाउट अ पास। किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, कोई भी खुशियां हो, गम हो, कुछ अटेंड नहीं करेगा। एक जगह पर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम चाहे फिर बैसाखी मना लो, चाहे कुछ भी मना लो, जनरल डायर इस चीज में थोड़ा सा क्रूर था। लेकिन जैसा कि ब्रिटिश फरमान आते रहते थे और आप देख ही रहे हो इतने टाइम से, सिविल डिसोबीडियंस भी किसी किसी प्रकार का चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन भी किसी किसी प्रकार का चल रहा है। मतलब हल्का फुल्का तो हम, ऑब्वियस ही बात है कि हमें जो करना होगा, हमारे हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज परंपरा है, अगर ये हमारा न्यू ईयर है तो हम इसको तो सेलिब्रेट करने आएंगे, और हम कौन से हथियार लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जनरल डायर की जो हरकत होगी यहाँ पर, वो इतिहास में एक गहरा छाप छोड़ेगी कि बाहर से आया हुआ एक पर्सन दूसरी एक कंट्री में जाकर, जो कि उस कंट्री, वो कंट्री उसकी कॉलोनी है, उसकी हुकूमत जो है उसकी कंट्री की, उसने जिस कंट्री के अंदर ये एक्टिविटीज करी वो उसकी कॉलोनी है, लेकिन वो कैसे एक इंसानियत की कदर ना करते हुए कितना क्रूर हो सकता है। तो 13 अप्रैल 1919 की बात है। लार्ज क्राउड गैदरिंग हमें देखने को मिलती है जलियांवाला बाग में टू अटेंड अ मीटिंग, and many of the visitors were people from the neighboring towns having come over for Baisakhi celebration. General Dyer was not happy at the idea that his orders were blatantly disobeyed. इसको पसंद नहीं आया, और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था
कि ये जो स्टेप अपनाएगा ऐसा कोई अपना भी सकता है। इसने उधर एक ही एग्जिट एंट्री गेट था और कोई भी नहीं था, ठीक है, सिंगल एग्जिट एंट्री गेट था। ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर अपॉन द अनआर्म्ड क्राउड। वो लोग कोई हथियार वगैरह लेकर या कोई बंदूकें लेकर, तलवार लेकर वहां पर नहीं आए थे। वो लोग सिर्फ नॉर्मल तरीके से बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसने अपने सिपाहियों से कहा कि भले ये जो क्राउड है वो कुछ भी लेकर नहीं आया हुआ है, वो अनआर्म्ड है, लेकिन फिर भी ओपन फायर करवाने का इसने जो है ऑर्डर वो जारी कर दिया विदाउट एनी इनिशियल वार्निंग। 10 मिनट तक लगातार, जब तक इसके सोल्जर्स की बंदूकों में गोलियां रही, लगातार वो 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। जनरल डायर वॉज नॉट डेटर्ड बाय द फैक्ट दैट द ग्राउंड वॉज टोटली हेम्ड इन फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय हाई वॉल्स। इसको कुछ लेना देना नहीं था कि लोगों के लिए भागने की जगह भी नहीं थी, लंबी लंबी ऊंची दीवारें थी, ठीक है। और वहां पर एक कुआं भी था, उस कुएं के अंदर भी काफी सारे लोग जो है वो कूद रहे थे, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को लेकर। छोटे छोटे बच्चे थे, औरतों के पास उनकी गोदी में बच्चे थे, मतलब इतने छोटे बच्चे, ठीक है। लेकिन इसका दिल बिल्कुल नहीं पिघला और he was not deterred by the fact that the ground was totally hemmed in from all the sides by high walls, which left little chance for the escape. Many, including women and children, were killed on one of the most barbarous days in the history, and the entire nation was shocked by the Jallianwala Bagh incident. उस टाइम पर भगत सिंह बहुत छोटा था और भगत सिंह को ये घटनाक्रम बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है। मतलब छोटा था इतना भी नहीं था, समझता था चीज़ों को, बुद्धि थी उसके अंदर, स्कूल जाता था, और ये वाला इवेंट भी एक गहरा छाप छोड़ता है उसकी बुद्धि पर कच्ची उम्र में। तो आउटकम क्या हुआ जलियांवाला बाग में इसके क्या? द ब्रूटैलिटी एट जलियांवाला बाग इट स्टन्ड द एंटायर नेशन। फॉर द मोमेंट रिप्रेशन वॉज इंटेंसिफाइड। पंजाब जो है इट वॉज प्लेस अंडर मार्शल लॉ, और जो लोग थे अमृतसर के, they were forced into indignities such as crawling on their bellies before Europeans. पेट के बल जो है रेंगते रेंगते यूरोपियंस के सामने आपको जाना पड़ेगा अगर आप उनके सामने आ जाते हो। तो ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक मंजर था और बहुत ज़्यादा रिपरकशंस का, मतलब ये जो अत्याचारी जो हुकूमत है, इसका जो रियल जो रूप है कि क्रूर रूप अगर कोई देख सकता है तो वो पंजाब में उस टाइम पर देखा जा सकता था। इस टाइम पर गांधी जी ओवरवेल्म्ड बाय द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस, ही विथड्रू द मूवमेंट रॉलेट सत्याग्रह ऑन 18 अप्रैल। अब विड्रॉल का मतलब ये नहीं था कि गांधी जी ने जो है वो भरोसा खो दिया था, उनको भरोसा ही नहीं था इन इस नॉन वायलेंट सत्याग्रह या फिर भारत के लोगों की कैपेसिटी के ऊपर। A year later, he launched another nationwide struggle on a scale bigger than that of the Rowlatt Satyagraha. The wrong inflicted on Punjab was one of the major reasons for launching it. कि जो पंजाब के लोगों के ऊपर जनरल डायर ने ये अत्याचार करा, उनको मरवाया, उसके चलते गांधी जी ने क्या करा, एक और मास मूवमेंट जो है वो लॉन्च करी, एक और मास सत्याग्रह लॉन्च करा। तो आउटकम क्या हुआ जलियांवाला बाग का? एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, उसका नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वॉज सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैसेकर। जनरल डायर वॉज देन रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटी इन द आर्मी इन 1920। उसको निकाल दिया गया था। गिविंग अप द टाइटल्स, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। विच ही हैड अर्नड इन द बोअर्स वॉर। उसके बाद ग्राउंड फॉर फ्यूचर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी डिक्लेयर दैट कॉपरेशन विद द सैटेनिक रिजीम, मतलब ये इतने ज़्यादा क्रूर हैं और डेविलिश हैं। सेटन मैंने आपको बताया भी था एक क्लास में कि शैतान को कहा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी डिक्लेयर दैट द कॉपरेशन विद द सैटेनिक रिजीम वाज नाउ इम्पॉसिबल। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने दिखा दिया कि
अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो कितनी क्रूर हो सकती है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड महात्मा गांधी टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फ्यूचर। बिगिनिंग ऑफ पंजाब पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर was later in 1940 he was assassinated by Udham Singh in London, who had witnessed the Jallianwala Bagh massacre as a child. Governor was assassinated because he was the one who approved the actions of General Dyer. ठीक है, नाम था इसका जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, माइकल ओ डायर। ठीक है, जैसा कि शैनी ने मैं बताया था। तो रिएक्शंस ऑफ प्रीस्ट ऑफ श्री दरबार साहिब अमृतसर ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जो क्लर्जी ग्रुप था, सरदारों का जो समूह था जो कि गोल्डन टेम्पल की गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेड बाय अरूर सिंह, they honored Dyer by declaring him a Sikh. The honoring of Dyer by the priest of Sri Darbar Sahib Amritsar was one of the reasons behind reforming the management of Sikh shrines. This resulted in the launch of Gurdwara Reform Movement. अब जलियांवाला बाग मैसेकर जब हो गया तब क्या, शिवा स्वामी अय्यर, a liberal lawyer who was also bestowed with a knighthood by the government, wrote a strongly worded article that called out on the inhuman atrocities inflicted upon the people in Punjab. ऑब्वियसली बात है, गर्मा गर्मी का माहौल है तो सारे लोग खिलाफ ही होंगे फिर तो अंग्रेजी हुकूमत के प्रशासन के, जनरल डायर के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करा, ही एक्सप्रेस्ड सम वर्ड्स इन अ लेटर टू द वाइसरॉय। उन्होंने बोला एक ऐसा वक्त आ गया, द टाइम हैज कम व्हेन बैजेस ऑफ ऑनर मेक आवर शेम ग्लेयरिंग इन देयर incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings. मेरे लिए आपसे कोई भी टाइटल जो है एक्सेप्ट करना या कोई भी रिवॉर्ड लेना, चाहे भले मैंने कितनी भी अचीवमेंट कर रखी हो, वो मेरे देशवासियों के खिलाफ अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये जो नाइटहुड है या कोई भी टाइटल है, कोई भी रिवॉर्ड है, वो मेरे लिए एक शर्मनाक बात है। और मैं इसी के चलते आपके ये जो अत्याचारी रवैये को देखते हुए मैं इसको वापस करता हूँ। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, नो गवर्नमेंट डिजर्व्स रिस्पेक्ट विच होल्ड्स चीप द लिबर्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट। आप अगर अपनी प्रजा को, अपनी जनसंख्या को बिल्कुल लिबर्टी, फ्रीडम नहीं दे सकते, आपके अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है, तो आप इज्जत भी फिर उससे एक्सपेक्ट मत करो। द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी अराउंड 19 क्या हुआ बताओ, हाँ बताओ। नहीं, हाँ तो उसको जो है डायर को ऑनर करा गया था बाय डिक्लेयरिंग हिम एज सिख। ये वाले पॉइंट कह रहे हो क्या? यहां पर लिखा हुआ है द क्लर्जी ऑफ गोल्डन टेम्पल लेड बाय अरूर सिंह। कोई एक जत्थेदार हेल्ड, वो मैंने आपको बताया था ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लीड करता है एक पर्सन। तो यहाँ पर जो सिख श्राइन को जो लीड कर रहे थे, जो पर्सन, जो प्रेसिडेंट थे अरूर सिंह, ही ऑनर्ड डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम अ सिख। द ऑनरिंग ऑफ डायर बाय द प्रीस्ट ऑफ श्री दरबार साहिब अमृतसर was one of the reasons behind reforming the management of Sikh shrines, and this resulted in the launch of Gurdwara reform movements. ये उससे पहले हो चुका था ये वाली चीज। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, अब वो चिढ़ेंगे उस चीज से। समझ गए ना क्या बोल रहा है ये राइटर यहां पर? अब ये देखो ना, इनको टाइटल वगैरह सब कुछ पहले मिल चुके थे, इन्होंने इसको क्या कहते हैं डिक्लेयर करा, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो रिस्पेक्ट अंग्रेजों से मिली है, ठीक है, महात्मा गांधी को जो टाइटल मिला है, इनको जो नाइटहुड मिली है,
अब ये सब कुछ कह रहे हैं कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो, मतलब सारे हिंदुस्तानी अब ये कह रहे हैं कि हमसे सब कुछ वापस ले लो और गलती हो गई हमसे कि हमने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करा। अब उसी के चलते बैठेगी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो अराउंड 1919 ब्रिटिश वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द वॉर टाइम एफर्ट्स, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। द ब्रिटिश इकोनॉमी वॉज स्ट्रेन्ड, द ब्रिटिश couldn't afford any more chaos that lead to law and order problems और इकोनॉमिक ड्रेन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी का गठन करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड विलियम हंटर टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग शूटिंग्स। द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी वॉज ऑर्डर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मोंटेगू, एंड द कमिटी वॉज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी। पर्पस क्या था कमिटी का? टू इन्वेस्टिगेट द डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब एंड देयर कॉजेस एंड द मेजर्स टेकन टू कोप अप विद देम। मेंबर्स कौन थे कमेटी के? चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर। लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर वहां पर थे थॉमस स्मिथ। सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन एंड होम डिपार्टमेंट मेंबर H.C. स्टोक्स। 3 इंडियंस को भी शामिल करा गया था मेंबर्स के तौर पर। सर चिमनलाल हरीलाल सेटलवाड, ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। पंडित जगत नारायण, लॉयर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। एंड सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, लॉयर फ्रॉम द ग्वालियर स्टेट। कमेटी ने क्या फाइंड आउट करा? द कमेटी यूनानिमसली कंडेम्ड जनरल डायर सेक्शन, क्रिटिसाइज करा। कमेटी ने रिपोर्ट करा दैट डायर डिड नॉट आस्क द क्राउड टू डिस्पर्स। फायर करने से पहले उसको एक चेतावनी देनी चाहिए थी, जनता को बोलना चाहिए था। एंड कंटिन्यूड फायरिंग अंटिल एम्यूनिशन वॉज एग्जॉस्टेड। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही जब तक उसके जो ट्रूप्स थे उनके बंदूकों में गोलियां थी। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ सीरियस एरर। It condemned Dyer's intention of producing moral effect through the use of force. कमेटी ने यह भी रिपोर्ट करा that there was no conspiracy to throw British rule from Punjab that had led to the assembly of people at the जलियांवाला बाग। कमेटी मान गई कि लोग जो है वो पीसफुल तरीके से बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आए थे, ना कि उनका कोई ऐसा मकसद था कि ब्रिटिश हुकूमत को पंजाब से हटाना है, उनका तख्ता पलट करना है। अब ये जो 3 इंडियन मेंबर्स हैं ना, इन्होंने भी अलग से अपनी फाइंडिंग्स को पेश करा। सर चिमनलाल हरीलाल सेटलवाड, पंडित जगत नारायण और ये सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। द ऑर्डर ऑफ डायर बैनिंग पब्लिक मीटिंग्स वॉट नॉट सर्कुलेटेड इन पंजाब प्रॉपरली। इन्होंने बोला कि अच्छे से जो उसने ऑर्डर जो जारी करा था कि एक जगह पर 3 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, कोई भी है जो वो पब्लिक मीटिंग नहीं करेगा, प्रोसेशन नहीं करेगा, एक टाउन से दूसरे टाउन लोग नहीं जाएंगे, ये ऑर्डर उसमें पंजाब में अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं करा था। डैड कुड हैव प्रिवेंटेड द जलियांवाला बाग मैसेकर। अगर लोगों को बहुत अच्छे से पता होता, सबको ये पता होता, एक एक घरों में ये वाली बात पता होती, तो इसने बोला लोग पागल थोड़ी ना है। और वो बैसाखी वहां पर सेलिब्रेट करने गए थे, वहां पर उनका मकसद ये नहीं था कि आपके ऑर्डर को डिफाई करना। जो क्राउड था जलियांवाला बाग के अंदर, इट कंसिस्टेड ऑफ अनआर्म्ड इनोसेंट पीपल। और जलियांवाला बाग में जो भी घटना को अंजाम दिया गया वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। इससे पहले जो लोग थे वहां पर, वो कोई कहीं पर राइट्स वगैरह कर या फिर कोई मैसेकर वगैरह कर नहीं आए थे कि वहां पर जाकर वो इकट्ठा हो रहे हैं और कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। डायर शुड हैव ईदर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू हेल्प द वुंडेड और इंस्ट्रक्टेड द सिविल अथॉरिटीज टू डू सो, लेकिन उसने वो भी नहीं करा और वो वहां से सीना चौड़ा करके चला गया। डायर्स एक्शंस had been inhuman and un-British, and Dyer's action had greatly injured the image of British rule in India. अब हंटर कमेटी ने सारी बातें मानी तो, लेकिन इट डिड नॉट इम्पोज एनी पीनल और
डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जनरल डायर। तो एंड में क्या हुआ? ड्यू टू अ डिसीजन टेकन बाय द ब्रिटिश कैबिनेट, डायर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ अ मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी एंड रिलीव्ड ऑफ हिज कमांड इन मार्च 1920। निकाल दिया गया अपनी पोस्ट से। कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या था? द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स ओन नॉन ऑफिशियल कमिटी दैट इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, सी आर दास, आबास त्याबजी, एम आर जयकर एंड महात्मा गांधी टू लुक इनटू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये वाला चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। अभी गांधीयन मूवमेंट और गांधीयन फेज हमारा बहुत बाकी है। और भी चीज़ें हमें जाननी है गांधी जी के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और भगत सिंह जो है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप का आना फिर से, और इस बारी जो नौजवान आएंगे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।